नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएसबी बायोलॉजी क्लासेस, जहां पर आपको पढ़ाया जाता है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कॉन्सेप्ट से लेकर के क्लियरिटी तक। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, नीट सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ह्यूमन रिप्रोडक्शन से एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक मेल गैमेट होगा और एक फीमेल गैमेट होगी। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होकर के क्या करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। अब इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पर है, फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से इवेंट होते हैं, जाइगोट कैसे डिवाइड करके एम्ब्रियो के रूप में चेंज होना चाहता है। देन उसके बाद हम बात करेंगे कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम आपको इम्प्लांटेशन का मतलब बताएं तो इम्प्लांटेशन का मतलब ये होता है कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है या जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, उस ब्लास्टोसिस्ट का फीमेल की यूटेराइन वॉल से यानी कि एंडोमेट्रियम वॉल से चिपक जाना, उसको करते हैं हम इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आती है, उन सारे चीज़ों के बारे में आज की इस क्लास में बात करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपको एग्जाम में लिखने के लायक मटेरियल मिल जाए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाए, अदर मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आपको। चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को बिना किसी देरी के, बिना किसी तकझक के। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में लिखा गया है कि ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कोइटस, कोइटस का मतलब क्या होता है, जब मेल और फीमेल जब अपना रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकल होते हैं, तो उसको कहते हैं कॉपुलेशन। तो सीमेन इज रिलीज यानी कि मेल के बॉडी से सीमेन निकलता है। अब सीमेन क्या होता है, तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो वहाँ से जाकर के आप सीमेन के बारे में देख सकते हैं। रिलीज बाय द पेनिस यानी कि जो सीमेन होता है वो क्या होता है, मेल के एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस से रिलीज होता है इनटू द वेजाइना यानी कि फीमेल के वेजाइना में, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में, ठीक है, वेजाइना के थ्रू जो मेल गैमिट होता है सीमेन के रूप में पहुंचता है, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन के नाम से जाना जाता है। आई होप ये चीज़ें आपको एकदम से क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब अगर हम बात करते तो ऐसा क्यों होता है, क्यों मेल गैमिट को ही हमेशा तैयार करके जाना पड़ता है फीमेल गैमिट के पास। तो इसका रीज़न सीधा एक ही है कि जो फीमेल गैमिट होती है वो होती है नॉन मोटाइल, यानी कि उसमें मूवमेंट नहीं हो पाती है, और जो मेल गैमिट होता है मोटाइल, उसमें मूवमेंट होती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि द मोटाइल स्पर्म यानी कि जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, गतिशील जो शुक्राणु होते हैं, वो स्विम करते हैं रैपिडली यानी कि तेजी से चलते हैं, पास थ्रू द सर्विस की ओर, इंटर इनटू द यूटेरस और यूटेरस में एंटर कर जाते हैं, फाइनली रीच द एम्पुला रीजन यानी कि उसके बाद क्या होते हैं, वो एम्पुला रीजन में पहुंच जाते हैं ऑफ द फैलोपियन ट्यूब के। तो इन सारी चीज़ों को अगर मैं आपको समझाऊं तो एक दूसरे तरीके से समझाना चाहता हूं, तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं थोड़ा सा स्पेस बनाता हूं, फिर यहाँ पर आपको समझाता हूं कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पर एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। जस्ट एक सेकेंड हमको दीजिएगा, हम आपको क्लियरली सब कुछ समझा देंगे, यहाँ पर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करते तो ये क्या है, वेजाइना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते तो ये सर्विक्स है, इसकी बात करते तो ये यूटेरस है, इसका बात करते तो ये एम्पुला है। ठीक है, और इसकी बात करते तो ये क्या है, ओवरी है। अब दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो स्पर्म कैसे चलता है, तो मेल का पेनिस जो होता है कॉपुलेशन के दौरान क्या करता है, अपना सीमेन यहाँ पर निकालता है, और सीमेन में क्या होते हैं, ढेर सारे स्पर्म होते हैं। ठीक है, ये स्पर्म हो गया। अब स्पर्म क्या होता है, सर्विक्स से सहायता से क्या चलता है, यूटेरस में चलता है। तो स्पर्म क्या हो गया आपका, यहाँ पर पहुँच गया स्पर्म। अब स्पर्म क्या करेगा, इधर की साइड फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और इधर की साइड फैलोपियन ट्यूब में जाएगा, यानी कि दोनों दिशा के फैलोपियन ट्यूब में वो जाएगा, और फिर पहुंचेगा क्या, फाइनली वो पहुंच जाएगा एम्पुला रीजन में। जब वो एम्पुला रीजन में पहुंचा तो एम्पुला रीजन में इंतजार कर रही होती है दुल्हन। दुल्हन का मतलब ओवम, तो ओवम दूल्हे राजा का इंतजार यानी कि स्पर्म का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही एम्पुला रीजन में स्पर्म पहुंचा, ठीक है, एम्पुला रीजन में क्या हुआ, स्पर्म पहुंचा, जो स्पर्म पहुंचेगा और यहाँ पर ओवम पहले से होगा तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज हो जाएंगे। जब फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं,
फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो आई होप इस डायग्राम के माध्यम से आप सारी चीजें एकदम से क्लियरली समझ गए होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वहां पर समझते हैं। फाइनली आगे देखते हैं, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी, यानी कि उस दौरान क्या, जब आपका स्पर्म, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलर रीजन में पहुंचता है तो उससे पहले क्या होता है, आपका ओवरी ओवम रिलीज कर देता है। इज आल्सो फैलोपियन ट्यूब इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड टू एम्पुलर रीजन, और ये ओवम जो होता है ओवरी के द्वारा रिलीज करके एम्पुलर रीजन तक पहुंचा दिया जाता है, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि वह स्थान जहां पर फर्टिलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region, यानी कि फर्टिलाइजेशन तभी हो सकता है जब ओवम और स्पर्म दोनों एक साथ वहां पर पहुंच जाते हैं तब, या कंटिन्यूअस पहुंचते रहते हैं तब, एक के बाद एक पहुंच जाते हैं तब। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो स्पर्म होता है बेटा, स्पर्म की अगर लाइफ स्पैन की बात करते हैं तो स्पर्म जो होता है वो 72 हावर, यानी कि स्पर्म की जो जीवन काल होती है वो 72 घंटा होती है, यानी कि स्पर्म जो होता है वो 72 घंटे तक ओवम का इंतजार करता है, और जो ओवम होती है वो क्या करती है, 24 हावर, यानी कि केवल 24 घंटे तक स्पर्म का इंतजार करती है। उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है और 72 घंटे के बाद स्पर्म भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये टाइम पीरियड है जिसके बीच में अगर स्पर्म और ओवम एक साथ मिल गया तो फर्टिलाइजेशन होना तय है। दिस इज द रीजन वाई नॉट ऑल कॉपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, और यही कारण है कि सभी प्रकार के जो कॉपुलेशन होते हैं, जितने भी कॉपुलेशन पहले किए जाते हैं वो फर्टिलाइजेशन नहीं करवाते हैं, प्रेगनेंसी नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ स्पैन कितनी है, जो ओवम होता है उसकी लाइफ स्पैन कितनी होती है। हमको पता है कि जो पीरियड होता है, पीरियड के 14th डे, ठीक है, पीरियड के 14th डे ही क्या होता है, ओवम रिलीज होता है ओवरी से और आकर के एम्पुला में पहुंचता है, और उसके पहले अगर हम कितना भी सीमेन भेज लें, कितना भी स्पर्म भेज लें, फर्टिलाइजेशन नहीं होने वाला है। तो आई होप ये चीज़ें आप फर्टिलाइजेशन के बारे में क्लियरली समझ गए होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना करके रखा हुआ है फर्टिलाइजेशन का, ओवम और स्पर्म का, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए क्या है, एक डायग्राम बना करके रखा हुआ है, ये आपको बीच में ओवम दिख रहा है और इसके किनारे किनारे पे क्या है, ये स्पर्म दिख रहा है। अब स्पर्म की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो स्पर्म में क्या होती है, बहुत ही विशेष चीज़ होती है। कैसे? यहाँ पर देखो बहुत सारे स्पर्म तो हैं, लेकिन सारे के सारे स्पर्म क्या हो रहे हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए पार्टिसिपेट नहीं हो पा रहे। केवल एक ही स्पर्म क्या हो रहा है, अंदर की ओर प्रवेश कर पा रहा है। इसका रीजन क्या है, इस स्पर्म का मोटेलिटी जो है वो विग्रस, यानी कि बहुत तेज गति से ये दौड़ते हुए आ रहा है और अपने सिर से, यानी कि इसके जो एक्रोसोम है वहां से एंजाइम सीक्रेट करते 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 क्या किया, इस ग्रीन लेयर यानी कि जोना पेलुसिडा लेयर को क्या कर रहा है, ये ब्रेक डाउन कर रहा है। और जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर को ये तोड़ा तो ये अपने मुंडी को अंदर घुसाएगा और अपने न्यूक्लियस को छोड़ देगा। तो एक स्पर्म का न्यूक्लियस होगा और एक ओवम का जो न्यूक्लियस होगा, वो दोनों आकर क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। न्यूक्लियस यन प्रकार का जो स्पर्म का था और यन प्रकार का जो ओवम का था, वो दोनों मिल करके क्या हो जाएंगे, 2n प्रकार के हो जाएंगे, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। देन चलते हैं आगे एनसीईआरटी की लाइंस पर। एनसीईआरटी की लाइंस क्या कहती हैं उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जो एनसीईआरटी की लाइंस हैं वो ब्रह्मा की लाइन मान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइन से ही आता है। तो अब यहाँ पर क्लियरली बताया गया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। एक प्रक्रिया जिसके द्वारा स्पर्म का ओवम के साथ मिलन होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, निषेचन के दौरान, स्पर्म कम इन कांटेक्ट विथ जोना पेलुसिडा। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया आपको कि जो स्पर्म होता है वो जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है ऑफ द ओवम के, एंड इंड्यूस चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री एडिशनल स्पर्म। जैसा कि क्या होता है, एक स्पर्म जैसे ही जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आया, ओवम के जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आया, उसने अपनी मुंडी वहां पर दबाई और तुरंत क्या होता है, यहाँ पर एक मैकेनिज्म काम करता है जिस वजह से पूरी की पूरी जोना पेलुसिडा लेयर क्या होती है, ब्लॉक हो जाती है। और दूसरा स्पर्म कितना भी दरवाजा खटखटाए, कितना भी पीट दे, वो जोना पेलुसिडा लेयर उसको एंट्री नहीं देगा। दस इट इंश्योर दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एन ओवम। और ये क्या करता है, कंफर्म कर देता है एकदम से 100% कि केवल एक ही स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है ओवम के साथ, दूसरा स्पर्म फर्टिलाइजेशन
नहीं कर सकता, कतई नहीं कर सकता। अब बात आती है जुड़वा बच्चे की, तो जुड़वा बच्चे की जो कहानी होती है वो अलग होती है, मैं वो भी आपको बता दूंगा। जस्ट एक सेकंड आपको दीजिएगा, स्लाइड ऊपर करें और फिर आगे की बातों को हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर द सिक्रीशन ऑफ द एक्रोसोम, यानी कि जो एक्रोसोम होता है, स्पर्म की अगर हम छोटी सी डायग्राम बनाए तो ये स्पर्म की छोटी सी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये अब ये क्या है, स्पर्म के ऊपर क्या है, एक्रोसोम है, मैं ए से लिख दे रहा हूँ। एक्रोसोम के अंदर क्या होते हैं, ढेर सारे एंजाइम होते हैं और ये एक्रोसोम जो एंजाइम सिक्रीट करता है उसे जोना पेलिसिडा लेयर कमजोर पड़ती है और टूट जाती है और स्पर्म क्या होता है, ओवम के साइटोप्लाज्म में धड़ाक से घुस जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, द सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प स्पर्म इंटर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, यानी कि जो एक्रोसोम का एंजाइम होता है, सिक्रीशन होता है, वो स्पर्म को मदद करता है ओवम के साइटोप्लाज्म में धड़ाक से घुसने के लिए। ठीक है, थ्रू द जोना पेलिसिडा एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलिए आगे की लाइंस को देखते हैं। आगे की लाइंस में क्या बताया गया है, तो देखो एनसीईआरटी बेटा क्या होती है, जो एनसीईआरटी होती है उसकी हर एक लाइन से कंपटीशन में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि हर एक लाइन क्या होता है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखो बीच बीच में क्वेश्चन भी दिया गया है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखोगे हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इज इन जाइगोट, तो अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, अभी आपको हम समझाएंगे। हो सकता है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो ऊपर ही मैंने इसके बारे में बता दिया था जहाँ पर डायग्राम था, फिर भी मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए। ईमानदारी के साथ आप क्लास को ईमानदारी के साथ कॉपी पेन के साथ बैठ जाइए या अपनी एनसीईआरटी बुक के साथ बैठ करके लाइंस करिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, हर डाउट क्लियर हो जाएगा। और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एएसबी बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिले और उससे मैं और ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए वीडियो लाऊं। और ये बैच का नाम भी हमने रखा है तांडव, और ये तांडव बैच क्या करेगा, आपके 7 बोर्ड एग्जाम में तांडव मचाने का काम करेगा। चलिए देखते हैं। दिस इंड्यूस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन, अब ये क्या करता है, मियोटिक डिवीजन को इंड्यूस करता है ऑफ द सेकेंडरी ओसाइट। कहने का मतलब ये होता है, देखो आप एकदम ध्यान से सुनना बेटा, कि फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या होता है, ओवम जो होता है ना, ओवम पार्टिसिपेट नहीं होता है। क्या करता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में ओवम पार्टिसिपेट नहीं होता है, पार्टिसिपेट होता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, क्या होता है, सेकेंडरी oocyte पार्टिसिपेट करता है, और उसके बाद मियोटिक डिवीजन होता है। फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद मियोटिक डिवीजन होता है, और मियोटिक डिवीजन के जस्ट बाद क्या होता है, जो ओवम होता है वो बनता है, यानी कि सेकेंडरी oocyte ओवम के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आई आपको? चलिए आगे देखते हैं। द सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज आल्सो अनइक्वल एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी पोलर बॉडी, यानी कि जो सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। तो जैसे हम बात करते हैं, सेकेंडरी oocyte हो गया आपका, और यहाँ पर मियोटिक डिवीजन सेकेंड हुआ, तो क्या हुआ, एक आपका बन जाएगा पोलर बॉडी और दूसरा बन जाएगा ओवम। ठीक है, और यही ओम आगे चल के क्या करेगा, जाइगोट बनाएगा। सून द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड दैट द ओवम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द डिप्लॉइड जाइगोट, और इस प्रकार से क्या होते हैं, हैप्लॉइड न्यूक्लियस ओवम के, हैप्लॉइड न्यूक्लियस स्पर्म के मिल करके जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है। अब यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम विल बी देयर इन जाइगोट, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि एक जाइगोट जो होता है, उस जाइगोट के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं। तो हम आपको बता दें कि स्पर्म का यन यानी कि 23 और ओवम का यन यानी कि 23। अब अगर इन दोनों को मिला देंगे तो एक डिप्लॉइड सेल बनेगा, यानी कि 2n बनेगा, और 2n का मतलब होता है 23 + 23 मिलाकर के 46। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक जाइगोट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं, 46, यानी कि डिप्लॉइड सेल है तो 2n टाइप का 46 क्रोमोसोम होगा, या फिर हम कह सकते हैं 23 पेयर में होगा। तो आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आई होप यहाँ से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपको अच्छे से एकदम क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो अब आगे चलते हैं, आगे की स्टोरी को, आगे की लाइंस को पढ़ते हैं और आपको समझाते हुए चले जाते हैं। अब देखो, अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम बताते हैं कि एक ह्यूमन के निर्माण के लिए पहला सेल कौन सा है। ठीक है, एक ह्यूमन के निर्माण के लिए पहला सेल कौन सा है, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के निर्माण में पहला सेल कौन सा है। तो इसका सीधा सा जवाब है एक डिप्लॉइड जाइगोट सेल जो होता है उससे पूरे ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज
इट सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि जब जाइगोट बनता है, स्पर्म और ओवम आपस में मिल करके जब जाइगोट बनाते हैं तो यही वह अवस्था होती है, जाइगोट जब बनता है तो यही वह अवस्था होती है जहाँ पर कन्फर्म हो जाता है कि जो पैदा होने वाला बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। यहाँ पर लिखा है लेट अस सी हाउ। अब देखते हैं कैसे, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज स्टेप। इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो पैदा होगा वह मेल होगा या फीमेल होगा, ये इसी स्टेज में डिसाइड होता है। तो कैसे डिसाइड होता है, इस सारी चीज़ों को हम देखते हैं। सिंपल सा अगर हम आपको बताएं कि जो स्पर्म होता है ना, अगर हम गैमेट की बात करते हैं बेटा, तो गैमेट जो होता है आपके दो प्रकार के होते हैं। गैमेट क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के गैमेट होते हैं उसकी बात करते हैं। तो एक क्या होता है आपका जो गैमेट होता है, उस गैमेट में क्रोमोसोम की बात करते हैं। क्रोमोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है। और दूसरा होता है आपका नॉन सेक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, नॉन सेक्स क्रोमोसोम। जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो डिटरमाइन करता है सेक्स को। दूसरी बात अगर हम आपको बात करते हैं, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, मेल होगा या फीमेल होगा, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो किसका होता है, मेल का क्रोमोसोम होता है। क्योंकि जो मेल का 23rd पेयर क्रोमोसोम है वो क्या है, XY है, और फीमेल का क्या है, XX है। तो कोई सा भी किसी से भी मिल जाए फीमेल का तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिपेंड करता है लड़का पैदा होना लड़की पैदा होना मेल के क्रोमोसोम के ऊपर। तो आई होप ये चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आगे की पॉइंट को समझते हैं कि यहां पर क्या दिया गया क्वेश्चन का आंसर। एज यू, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिएगा। चलिए, एज यू कहाँ कर रहे हैं, एज यू नो डैट क्रोमोसोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल XX एंड डैट इन द मेल XY। जैसा कि अभी हमने आपको लिखकर बताया कि जो मेल होता है वो हेट्रोगैमेटिक होता है। हेट्रोगैमेटिक कहने का मतलब ये है कि मेल का क्रोमोसोम XY और फीमेल होमोगैमेटिक होती है, यानी कि फीमेल का क्रोमोसोम XX होता है। देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड, देयरफॉर क्या होती है, ऑल द हैप्लॉइड गैमेट यानी कि ओवा प्रोड्यूस बाय द फीमेल have the sex chromosome X, whereas in the male gamete sperm the sex chromosome could be either X or Y। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेल हेट्रोगैमेटिक होता है तो वो दो प्रकार के गैमेट को प्रोड्यूस करेगा, या तो X या तो Y प्रोड्यूस करेगा। जबकि जो फीमेल होती है उसके पास केवल एक ही प्रकार का गैमेट बनेगा और वो होगा हमेशा के लिए X। Hence 50% of sperm carry the X chromosome while other 50% carry the Y क्रोमोसोम। यानी कि जो मेल की 50% स्पर्म होती है वो एक्स क्रोमोसोम को बियर किए रहते हैं, धारण किए रहते हैं, और जो 50% होते हैं वो वाई क्रोमोसोम को धारण किए रहते हैं। आफ्टर फ्यूजन द मेल एंड फीमेल गैमेट द जाइगोट वुड कैरी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y फर्टिलाइज्ड द ओवम। यानी कि जो फ्यूजन के बाद मेल और गैमेट फ्यूज करते हैं, जाइगोट बनता है। अब जाइगोट के पास कौन सा क्रोमोसोम है, XX है या XY है, ये डिपेंड करता है मेल का जो स्पर्म है वो कौन सा क्रोमोसोम लेकर आया है, X क्रोमोसोम लेकर आया है या Y क्रोमोसोम लेकर आया है। अगर X क्रोमोसोम लेकर आया है तो जाइगोट के पास XX होगा, और Y क्रोमोसोम लेकर आया है तो जाइगोट के पास XY होगा। द जाइगोट कैरी, यानी कि जाइगोट कैरी करता है XX वुड डेवलप इनटू द फीमेल। यानी कि जब जाइगोट XX क्रोमोसोम को कैरी करता है तो क्या होगा, आने वाला जो संतान होगा वो फीमेल होगा। और वहीं पर अगर जाइगोट XY को कैरी करता है तो आने वाला जो क्या होगा, मेल होगा। यू विल लर्न मोर अबाउट द क्रोमोसोमल पैटर्न इन चैप्टर 5। कहने का मतलब ये है कि क्रोमोसोम के और भी ज़्यादा पैटर्न, क्रोमोसोम से होने वाले डिसऑर्डर, क्रोमोसोम से होने वाले अलग अलग चीज़ों के बारे में आप समझेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि मेल और फीमेल कब पैदा होता है और कैसे पैदा होता है। मेल का फीमेल मेल कैसा होता है, होमोजाइगस होता है या हेट्रोजाइगस होता है। ठीक है, फीमेल कैसी होती है, ये चीज़ें भी आप समझ चुके होंगे। बच्चा मेल कब पैदा होगा, फीमेल कब पैदा होगा, ये चीज़ें भी आप समझ चुके होंगे। तो आई होप ये सारी चीज़ें आप जान चुके होंगे। तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, उसको पहले समझते हैं हम। यहाँ पर लिखा है कि
इज वाई, यह क्यों होता है, साइंटिफिकली इज करेक्ट टू से दैट द सेक्स ऑफ बेबी इज डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। ये क्यों सत्य होता है साइंटिफिकली कि जो सेक्स ऑफ क्रोमोसोम है वो मेल के क्रोमोसोम के द्वारा ही क्यों डिटरमाइन किया जाता है, फीमेल के द्वारा क्यों नहीं किया जाता है। तो भाई हमने आपको सत्य सत्य एकदम साफ सुथरे शब्दों में बताया कि जो मेल होता है उसके पास यक्स वाई क्रोमोसोम होता है, यक्स वाई क्रोमोसोम होता है यानी कि ये हेट्रोजैमेटिक होता है, और फीमेल जो होती है उसके पास यक्स यक्स क्रोमोसोम होती है, ये होमोगैमेटिक होती है। अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए, हम आपको एकदम से क्लियर करके इसका आंसर दे देते हैं, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए। अब देखिए यहाँ पर कमाल, अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलेगा तो यहाँ क्या बनेगा, यक्स यक्स बनेगा, यानी कि ये कंफर्म है कि फीमेल बनेगा। अगर मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, एक्स वाई बनेगा, जो कि मेल बनेगा। तो किसके ऊपर डिपेंड किया, आप देखिए डिपेंड ये किया कि जो अगर मेल का एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ बना तो ये क्या बन गई, फीमेल। मेल का वाई क्रोमोसोम फीमेल के वाई क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम के साथ बना तो क्या बन गया, मेल बन गया। तो यही से कंफर्म होता है कि जो बेबी का क्रोमोसोम होता है या जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फादर के क्रोमोसोम के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं इम्प्लांटेशन की ओर। इम्प्लांटेशन क्या होता है उसको समझते हैं। बस आप थोड़ी देर और इंतजार करिए, आपकी सारी डाउट हम क्लियर करके ही छोड़ेंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। क्लास लंबा होगा मैं जानता हूं, आपको बोर्ड एग्जाम में टांडो मचाना है तो हमारे साथ अंत तक रहिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद की प्रोसेस की। देखिए जैसा कि हम बताते हैं आपको, फर्टिलाइजेशन आपकी कंप्लीटली हो चुकी है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपका फ्यूज हो चुका है, एक जाइगोट भी आपने बना लिया है जो कि डिप्लॉयड है, और यहाँ पर आपको ये भी पता हो गया है कि आने वाली संतान मेल होगी या फीमेल होगी। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो कैसे बड़ा होगा, कैसे एक बच्चा बन करके बाहर निकलेगा, उसकी प्रोसेस की बात करते हैं। अब जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट में क्या होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। अब डिवीजन जो होता है उस डिवीजन में एक सेल दो सेल में बढ़ते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक सेल दो सेल में बढ़ रहा है, 4 सेल 8 सेल 16 सेल 32 सेल 64 सेल, इस तरीके से नंबर ऑफ सेल बढ़ते चले जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे, और यहाँ पर धीरे धीरे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता चला जाएगा। तो आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है तो एक एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो में सबसे पहले कौन सा ऑर्गन बनता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर जरूर देंगे। ध्यान से सुनिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय एम्ब्रियो में कौन सा ऑर्गन सबसे पहले बनता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं, वापस से लाइंस की ओर आते हैं। द मियोटिक डिवीजन स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द इस्थमस। अब इस्थमस क्या होती है भाई, ये नया चीज आ गया। इस नया चीज को समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा पुराने फिगर के पास। पुराने फिगर का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक तरफ का मैं बना रहा हूं ताकि दूसरा क्लियर हो जाए। यहाँ पर था आपका ओवरी, ओवरी के बाद यहाँ पर था एम्पुला, एम्पुला के जस्ट ऊपर जाएंगे तो क्या कहलाएगा, ये इस्थमस कहलाएगा। जैसे ही जाइगोट फर्टिलाइजेशन के पास बात इस्थमस में पहुंचता है तो इस्थमस में पहुंचेगा तो क्या होगा, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि एक सेल से क्या होगा, एक सेल से दो सेल बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप द ओविडक्ट कार्ड क्लीवेज, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं, यानी कि एक सेल का दो सेल में बट जाना, इसको क्या कह देंगे है, क्लीवेज का नाम देते हैं, टूवर्ड्स द यूटेरस। और इसी तरीके से वो क्लीवेज करते 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 यूटेरस की ओर बढ़ जाएगा एंड फॉर्म 2 4 8 16 डॉटर सेल, दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोमेयर। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर एक सेल है, जाइगोट बना, फर्टिलाइजेशन किया, दो सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना जिसको मारुला कहा, उसके बाद 16 सेल बना जिसको हमने ब्लास्टोमेयर कहा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे की प्रोसेस धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और इसी तरीके से सेल यूटेरस के अंदर प्रवेश करेगा और यूटेरस की दीवार से चिपकेगा। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, यहाँ पर सारी चीजें आपको दिखाया जाएगा। द एम्ब्रियो विथ 8 to 16 सेल, जिसको कहते हैं ब्लास्टोमेयर कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा हम आपको दिखाएं, यहाँ पर जस्ट एक सेकेंड, पेंसिल मिल गया। यहाँ पर देखिए ये क्या है, ओवम है,
इस ओवम के पास स्पर्म आया, फ्यूज किया, जाइगोट बना, 2 सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना, जिसको मारूला कहते हैं। इस तरीके से देखिए यहाँ पर ए बी, जाइगोट फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, जाइगोट बना, ठीक है, 2 सेल बना, 4 सेल बना, 8 सेल बना, 16 सेल बना, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो गया यहाँ पर 32 सेल बन गया। फिर इसके बाद क्या हुआ यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांटेशन हो गया। इस तरीके से क्या होता है, जो एम्ब्रियो होता है वो यूटेरस की दीवार से चिपक जाता है और फिर इसके बाद ये क्या होता है, ये सारी प्रोसेस बनना शुरू हो जाती है। अब मैं आपको सब कुछ क्लियर करके दिखाऊंगा, समझाऊंगा भी, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। चलते हैं आगे। जो 8 सेल की अवस्था होती है और जो 16 सेल की अवस्था होती है उसको हम ब्लास्टोमियर कहते हैं और इन्हें हम मारूला के नाम से भी जानते हैं। द मारूला कंटिन्यू, यानी कि जो मारूला होती है वो क्या करती है, कंटिन्यू करती है। कंटिन्यू मतलब लगातार करती है, तो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड होना, यानी कि मारूला जो होती है वो लगातार डिवाइड होती रहती है, लगातार उसमें सेल की संख्या बढ़ती रहती है और उसके बाद क्या करती है वो ब्लास्टोसिस्ट बना लेती है। और ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, मूव करता है फर्दर इनटू यूटेरस, और ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस के अंदर मूव करता है टू ब्लास्टोमियर। इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर called trophoblast and inner layer group of the cell attached to the trophoblast is called inner layer mass। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताता हूँ, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए, मुझे स्क्रीन चाहिए थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करता हूँ। जैसे हमने क्या किया कि एक सेल बना लिए और इस सेल के अंदर क्या है, बहुत सारे सेल है। इस तरीके से क्या है, बहुत सारे सेल है, ये ब्लास्टोमियर है, ठीक है, ये ब्लास्टोमियर सेल है। अब इस ब्लास्टोमियर सेल की अगर हम बात करते हैं तो ये ब्लास्टोमियर सेल ब्लास्टुला के रूप में कन्वर्ट जब होते हैं तो क्या होते हैं, इसमें जो सेल होता है वो 2 रूपों में अरेंज हो जाता है। कैसे, एक तो पेरीफेरल पर अरेंज हो जाता है इस तरीके से, ये पेरीफेरल पर अरेंज हो गया, जिसको कहते हैं आउटर सेल मास कहते हैं। ये देखो मैं यहाँ पर क्लियरली नहीं बना पा रहा हूँ, बस आप समझते रहिए। ये आउटर सेल मास हो गया और इसके बाद क्या होता है, कुछ सेल जो होते हैं वो अंदर की ओर अरेंज हो जाते हैं इस तरीके से, तो इसको कहते हैं इनर सेल मास। और यहाँ पर क्या बच्चा यहाँ पर खाली स्थान बच गया और इस खाली स्थान को कहते हैं ब्लास्टोसिल कैविटी, जहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसको निकाल करके परीक्षण किया जाता है आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, सेक्स क्रोमोसोम का डिटर्मिनेशन किया जाता है कि आने वाला बच्चा मेल होगा या आने वाला बच्चा फीमेल होगा। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि ब्लास्टोमियर सेल ब्लास्टोसिस्ट सेल में कैसे बदलता है, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में कैसे आता है। तो 2 सेल, यानी कि जो ब्लास्टोमियर की सेल होती है वो 2 लेयर में अरेंज हो जाती है, आउटर लेयर और इनर लेयर में अरेंज हो जाती है और बीच में जो बचता है उसको हम एमनियोटिक कैविटी के नाम से जानते हैं और एमनियोटिक कैविटी में एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। आई होप ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए वापस से चलते हैं अपने एनसीईआरटी की लाइन पर और यहाँ पर समझते हैं एक एक पॉइंट को। ठीक है, जो आउटर लेयर था उसको क्या कहा हमने, ट्रोफोब्लास्ट कहा, और इनर लेयर जो था उसको हमने क्या कहा, इनर सेल मास का। तो ट्रोफोब्लास्ट लेयर देन गेट्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम। जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर होती है वो क्या होती है, अटैच्ड हो जाती है एंडोमेट्रियम से एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड, और जो अंदर की सेल होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है एज एम्ब्रियो, यानी कि जो अंदर की सेल हमने बनाया था वो एम्ब्रियो के रूप में डिफ्रेंशिएट होती है। आफ्टर अटैचमेंट, अटैचमेंट के बाद द यूटेराइन सेल डिवाइड रैपिडली, जो यूटेरस की सेल होती है वो बहुत तेजी से डिवाइड करती है एंड कवर ढक लेती है द ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट की। एज रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकेम एम्बेडेड, और इसका अंततः परिणाम निकलता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो यूटेराइन लेयर में एम्बेडेड हो जाता है, धस जाता है इन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस, यूटेरस के एंडोमेट्रियम में। दिस इज कॉल्ड द इम्प्लांटेशन एंड लीड द प्रेगनेंसी। एकदम साफ साफ कहते हैं हम शब्दों में कि जब आपका सेल डिवीजन होने लगे जाइगोट में, जाइगोट की सेल 2 से 4, 6, 8, 10 मारूला बने, उसके सेल को ब्लास्टोमियर सेल कहते हैं, ब्लास्टोमियर कहते हैं। ब्लास्टोमियर 2 लेयर में अरेंज हो जाए तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं, जिसके अंदर सबसे आउटर लेयर को ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर सेल मास को, इनर लेयर को इनर सेल मास कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट यूटेरस की दीवार से चिपकता है, इनर सेल मास में डिवीजन होकर के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इन चीज़ों को एक बार मैं आपको वापस से यहाँ पर डायग्राम में दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ पर देखिए, जस्ट एक सेकंड हमको दीजिए। चलिए यहाँ पर आप देखिए कि ये आपकी क्या है, ओवम है, यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, 2 सेल बन गया, 4 सेल बन गया,
8 सेल बन गया और 16 सेल भी बन जाएगा। तो इसके अंदर की ये जो सेल है ना, इस सेल को देखो यहाँ पर 16 सेल बन गया। इसके अंदर की जो सेल है इसको हम ब्लास्टोमियर सेल कहते हैं। और ये सेल क्या होती है, 2 लेयर में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पर देखो एक आउटर ब्लू कलर का लेयर दिख रहा है और एक यहाँ पर येलो कलर का लेयर दिख रहा है। जो आउटर लेयर होता है उसको हम ट्रोफोब्लास्ट लेयर कहते हैं और इनर लेयर को हम इनर सेल मास्क कहते हैं। ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, जस्ट एक सेकंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या हो रहा है, एम्बेडेड हो रहा है। यहाँ पर ट्रोफोब्लास्ट सेल क्या हो रहा है, एम्बेडेड हो रहा है। इसके अंदर यूटेराइन वॉल में एंडोमेट्रियम में धंस रहा है और जो अंदर की सेल होती है वो डेवलप हो जाती है एज अ एम्ब्रियो। आई होप ये सारी चीज़ें, ये सारी डाउट आपकी क्लियर हो गई होगी फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ASB बायोलॉजी परिवार का हिस्सा बन जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि सवाल है बोर्ड एग्ज़ाम में तांडव मचाने की।